महाराष्ट्र के कल्याण कस्बे के विट्ठलवाड़ी इलाके में दुर्गा मंदिर के ठीक सामने यशवंत अपार्टमेंट स्थित था। यहीं पर फ्लैट नंबर 5 में जगदीश सालुंखे अपने बड़े भाई कांचन सालुंखे के परिवार के साथ रहता था। जगदीश सालुंखे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करता था। वो एक शांत, परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। कुछ समय पहले ही उसकी शादी एक सुंदर और महत्वाकांक्षी लड़की विशाली ठाकरे से हुई थी। शादी के बाद जगदीश ने अपने भाई के घर से अलग होकर उसी सोसाइटी में किराए पर एक फ्लैट लिया था, ताकि वो अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन बिता सके। लेकिन 6 मार्च 2019 की रात को अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। रात के लगभग 11 बजे वैशाली ने अपने पति के मामा नंदलाल को फोन किया। फोन पर वैशाली की आवाज बुरी तरह घबराई हुई थी। उसने नंदलाल को बताया, मामा जी, हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है और बदमाशों ने जगदीश को भी मार दिया है। यह सुनकर नंदलाल के होश उड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने वैशाली को धैर्य बंधाया और कहा कि वो तुरंत ही उनके घर पहुंच रहे हैं। नंदलाल के घर से ज्यादा दूर नहीं था और वो जानते थे कि उनके पास एक और भांजा कांचन सालुंखे भी रहता है। इसलिए नंदलाल ने इस घटना की सूचना तुरंत कांचन को भी दी। कांचन सालुंखे, जो घटना की गंभीरता समझ चुके थे, तुरंत ही अपने मामा के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। जैसे ही वे घटनास्थल पर पहुंचे, ये खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। आसपास के लोग और रिश्तेदार एक एक कर घटनास्थल पर पहुंचे। जब उन लोगों की नजर घर के अंदर पड़ी तो वे सब चौंक गए। जगदीश सालुंखे अपने बिस्तर पर मृत पड़ा था। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे लूटा हो। उसकी पत्नी वैशाली, जो कि पहले फोन पर घबराई हुई थी, अब अपने पति के शव से लिपटकर जोर जोर से रो रही थी। उसकी चीखें सुनकर हर कोई सकते में आ गया। यह दृश्य बहुत ही भयावह था, जहां एक तरफ एक आदमी की जीवन यात्रा समाप्त हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी का दिल इस घटना से पूरी तरह टूट चुका था। जगदीश सालुंखे के घर पहुंचने के बाद उसके भाई कांचन सालुंखे और मामा नंदलाल ने पड़ोसियों की मदद से वैशाली को जगदीश से अलग किया और एक ऑटो की मदद से जगदीश को पास के ही एक क्लिनिक में लेकर गए। वहां से उन्हें सलाह दी गई कि जगदीश को किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, क्योंकि क्लिनिक में उनकी हालत को लेकर कोई सही उपचार संभव नहीं था। इसके बाद कांचन और नंदलाल ने जगदीश को दूसरे हॉस्पिटल ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टर्स ने जगदीश के गंभीर हालत को देखकर उसे रुक्मिणी बाई हॉस्पिटल रेफर कर दिया। रुक्मिणी बाई हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब डॉक्टरों ने जगदीश का मुआयना किया तो वे उसे मृत घोषित कर चुके थे। इस खतरनाक स्थिति को देखकर अस्पताल की ओर से तुरंत स्थानीय पुलिस थाने और पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही थाना कोलसेवाड़ी में तैनात एसआई पुलिस टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंच गई। साथ ही इस घटना की जानकारी सीनियर अधिकारियों को भी दी गई। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिवार वालों से पूछताछ शुरू की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों की नजर अचानक जगदीश के शव पर पड़ी और उन्होंने उसके शरीर पर कुछ ऐसा देखा जिससे उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि यह मामला चोरी का नहीं था। डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच की। जब पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो उन्हें कई सुराग मिले जो इस पूरे मामले को एक नई दिशा में मोड़ रहे थे। घटनास्थल की जांच के बाद पुलिस थाने लौट आई और वहां इस मामले की गंभीरता पर विचार किया। पुलिस अधिकारियों को यह एहसास हुआ कि यह मामला केवल एक चोरी का नहीं, बल्कि कुछ और ही था। चोरी और हत्या की कड़ियों में कई उतार चढ़ाव नजर आए। पुलिस को यह साफ साफ महसूस हो रहा था कि जो कुछ बताया जा रहा था वो सच नहीं था। इसलिए पुलिस ने निर्णय लिया कि इस मामले की तह तक जाने के लिए
जगदीश सालुंखे की पत्नी वैशाली का बयान लेना बहुत जरूरी है। हालांकि उस समय वैशाली मानसिक और शारीरिक रूप से इस हालात में नहीं थी कि वो बयान दे सके। इसलिए सीनियर पीआई शाहूराजे ने दूसरे दिन वैशाली को थाने बुलाने का निर्णय लिया। मामले की तफ्तीश पीआई मधुकर और सुनीता राजपूत को सौंप दी गई, जो मामले को ध्यान से और सही तरीके से सुलझाने में जुट गए थे। अगले दिन वैशाली को थाने बुलाया गया और वहां पुलिस ने उसे शांतिपूर्वक बैठाकर बयान लिया। वैशाली ने बयान में बताया कि उस दिन घर में सब्जी पकाने के लिए कुछ नहीं था। उसने जगदीश को फोन करके इस बारे में बताया था ताकि वो घर लौटते समय कुछ सब्जी ले आए, लेकिन वो भूल गए और खाली हाथ ही घर लौटे। जब वो घर पहुंचे तो वैशाली ने सोचा कि वो जल्दी से बाजार चली जाए और घर का जरूरी सामान लेकर आ जाए। वो बाजार से वापस लौटे तो घर की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। घर में बिखरे सामान और उथल पुथल से वैशाली घबरा गई। उसने भागकर अपने पति के पास पहुंचने की कोशिश की। जब वो जगदीश के पास पहुंची तो उसने देखा कि वो बेहोश पड़े थे। ये सब देखकर वैशाली डर गई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसी समय उसे ये महसूस हुआ कि उसकी शादी के सारे गहने भी गायब थे। बदमाशों ने चोरी की थी और उसे इस घटना की पूरी जानकारी अब सही से समझ में आ रही थी। वैशाली घबराई हुई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस हालत में उसने तुरंत फोन किया और अपने पति के मामा नंदलाल सौदा को सारी जानकारी दी। नंदलाल को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने जल्दी से घर पर पहुंचने का प्रयास किया। वैशाली ने जब नंदलाल को फोन किया तो वो भी तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे इस खौफनाक स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन वैशाली के लिए यह सब किसी बुरे सपने जैसा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति जगदीश अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस ने वैशाली के बयान के बाद मामले की तफ्तीश को और गंभीरता से लिया। उनके बयान में कुछ बातें सामने आई जो पुलिस की शंका को और मजबूत करती थी। यह संभव नहीं था कि घर में इतनी सारी उथल पुथल केवल चोरी की वजह से हुई हो। इसलिए पुलिस ने जांच को और गहरे तक बढ़ाया और कई अहम सुरागों की ओर ध्यान दिया। जगदीश की हत्या को लेकर पुलिस के मन में अब कुछ सवाल थे जो उन्हें सुलझाने थे। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए पुलिस ने इस मामले की दिशा में गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया। वैशाली की स्थिति भी बहुत ज्यादा नाजुक थी और उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए पुलिस को बहुत ही सावधानी से काम करना था। पुलिस अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि इस केस को हर एंगल से जांचा जाए ताकि सही कारण और सच्चाई सामने आ सके। जगदीश और वैशाली की शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे कि अचानक इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। जब पुलिस ने वैशाली सालुंखे के बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया तो तफ्तीश की शुरुआत हुई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस का शक सीधे वैशाली पर गया। इसने पुलिस को चौकस कर दिया और अब वो पूरी तरह से वैशाली पर ध्यान केंद्रित करने लगे थे। पुलिस ने वैशाली से फिर से पूछताछ की और उसके परिवार वालों से भी बयान लिए। परिवार वालों ने उसकी मौत को एक साजिश बताया। उनके अनुसार वैशाली और जगदीश की शादी के बावजूद वैशाली अपनी शादी से खुश नहीं थी। वो शादी से पहले भी जगदीश से 2 बार मना कर चुकी थी, लेकिन अपने परिवार के दबाव के कारण उसे शादी करनी पड़ी थी। इस बात को लेकर पुलिस को पहले से ही संदेह था। पुलिस ने जब इन सब पहलुओं की गहराई से जांच की तो वैशाली का बयान बदलने लगा। पहले तो वैशाली ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे सवालों के घेरे में लिया, वो टूट गई और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। यह समझना अब जरूरी था कि आखिर वैशाली ने अपने पति जगदीश का इतना बेरहमी से कत्ल क्यों किया। जगदीश सालुंखे एक 23 वर्षीय लड़का, मूल रूप से जलगांव जिले के रावेर तालुका का रहने वाला था। उसके पिता गोकुल सालुंखे एक साधारण व्यक्ति थे जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी और रावेर में एक हेयर कटिंग की दुकान भी थी।
उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे थे, जिनमें से बड़े बेटे कांचन की शादी हो चुकी थी और वो अपनी पत्नी के साथ कल्याण के उपनगर में रहता था, जबकि छोटा बेटा जगदीश पढ़ाई के बाद घर लौटने के बजाय शहर जाने की जिद पर अड़ा था। जगदीश ने मुंबई आकर अपने बड़े भाई कांचन और भाभी के साथ रहना शुरू किया और फिर अंबरनाथ स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी भी ज्वाइन कर ली। इसके बाद परिवार ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। जगदीश के पिता ने रिश्तेदारों से बात की और फिर मलाड में रहने वाले ठाकरे परिवार के साथ रिश्ता पक्का कर लिया। विशाली ठाकरे, जो 22 वर्ष की थी, ठाकरे परिवार की इकलौती बेटी थी। उनके पिता का निधन हो चुका था और घर की पूरी जिम्मेदारी उनके भाई सतीश पर थी। सतीश के कंधों पर परिवार का भार होने के कारण विशाली की शादी नहीं हो रही थी। उनके घरवालों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया, क्योंकि उनके बीच पुरानी पारिवारिक रिश्तेदारी भी थी। जगदीश और विशाली की मुलाकात के बाद दोनों के बीच काफी समय तक दोस्ती और मेल मिलाप का सिलसिला चलता रहा। दोनों परिवारों ने उनकी सगाई तय कर दी और जल्द ही शादी की तारीख भी तय कर दी गई। आजकल के समय में लोग सगाई को ही आधी शादी मानते हैं और इसलिए दोनों परिवारों ने बच्चों को आपस में बातचीत करने और एक दूसरे के साथ घूमने फिरने की आजादी दी थी। इस दौरान विशाली और जगदीश के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। लगभग 6 महीने तक वे एक दूसरे से मिलते रहे और दोनों के बीच रिश्ते अच्छे चल रहे थे। जहां जगदीश अपनी शादी को लेकर खुश था, वहीं विशाली को धीरे धीरे अपनी शादी से बोरियत होने लगी। शादी के कुछ महीनों में ही विशाली को लगा कि जगदीश उसके लिए वो आदर्श पति नहीं है जैसा वह चाहती थी। विशाली, जो एक खुले विचारों वाली लड़की थी, ने महसूस किया कि जगदीश उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। वो सीधा साधा लड़का था और विशाली को एक मॉडल, स्मार्ट और आकर्षक पति चाहिए था, जो उसके इशारों पर चले और उसकी हर इच्छा को पूरा करे। जगदीश के साधारण स्वभाव और उसकी सीमित महत्वाकांक्षाओं के साथ विशाली को वो रोमांच नहीं मिल रहा था जिसकी वो ख्वाहिश करती थी। शादी से पहले तो विशाली ने जगदीश के साथ काफी वक्त बिताया था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि वो जिस जीवन साथी की कल्पना करती थी, वो जगदीश नहीं था। उसने जगदीश को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन एक और समस्या सामने आई। वो अपने परिवार को ये समझा नहीं पा रही थी कि वो एक बहुत अच्छे लड़के को क्यों छोड़ रही है। इसलिए उसने एक और रास्ता अपनाया। विशाली और जगदीश की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, लेकिन शादी की खुशियों के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था, जिसमें भ्रम, धोखा और त्रासदी का सामना करना पड़ा। यह कहानी उस समय की है जब रिश्ते में भावनात्मक उथल-पुथल, सामाजिक दबाव और एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसे उनके परिवारों ने कभी नहीं सोचा था। ये सब उस समय की बात है जब शादी से कुछ हफ्ते पहले विशाली ने जगदीश को फोन किया और उसे मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बुलाया। जब जगदीश वहां पहुंचा तो उसे विशाली की आवाज में गम का एहसास हुआ। विशाली ने दुखी मन से कहा कि वो अब उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। उसने कहा कि उनके विचार और दृष्टिकोण एक दूसरे से मेल नहीं खाते और अगर वे दोनों शादी कर भी ले तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उसने सुझाव दिया कि जगदीश इस शादी से इनकार कर दे। ये बात सुनकर जगदीश के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसके परिवार ने शादी की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। रिश्तेदारों को शादी के कार्ड भेजे जा चुके थे। अब अचानक ये सारी चीजें खतरे में पड़ गई थी। जगदीश ने विशाली को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसने डराकर ये धमकी दी कि अगर उसकी शादी जबरदस्ती की गई तो वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। विशाली की ये धमकी सुनकर जगदीश बहुत डर गया। उसने ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बताईं। जैसे ही विशाली के घर वालों को ये बात पता चली, वे भी सख्त हो गए और उन्होंने विशाली को आड़े हाथों लिया। परिवार के दबाव में आकर विशाली ने अपनी गलती स्वीकार की
और जगदीश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद शादी की सारी तैयारियां फिर से शुरू हो गई। लेकिन विशाली के मन में अब भी जगदीश को लेकर उलझन थी। वो उसे पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी और यही कारण था कि वो शादी को बार बार टाल रही थी। शादी से 8 दिन पहले विशाली ने जगदीश को एक होटल में बुलाया। इस बार भी उसने वही पुरानी बातें दोहराई। उसने कहा कि वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना था। कोर्स करके वो अपना करियर बनाना चाहती थी और फिर शादी के बारे में सोचेगी। उसने जगदीश से कहा कि इस दौरान शादी की तारीख को बढ़ा दिया जाए। जगदीश का गुस्सा अब चरम पर था। उसने सख्त लहजे में कहा कि ये बात तुम खुद अपने परिवार वालों से क्यों नहीं कहती। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से उठकर चला गया। इस बात से विशाली भी गुस्से में आ गई। उसने सोचा कि अब इस समस्या का हल उसे खुद ही निकालना होगा। इधर दोनों के परिवारों में खुशी का माहौल था क्योंकि अब शादी की तारीख करीब आ गई थी। विशाली की सहेलियां और दोस्त बैचलर पार्टी की मांग कर रहे थे, लेकिन विशाली उन्हें टाल रही थी। फिर अचानक शादी से 3-4 दिन पहले विशाली ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी और जगदीश को भी बुलाया। पार्टी में जगदीश आया, लेकिन उसने पार्टी का आनंद नहीं लिया। पार्टी के बाद विशाली ने बहुत प्यार से जगदीश के लिए खाना तैयार किया और उसे घर जाने के बाद खाने के लिए दिया। लेकिन जब जगदीश ने टिफिन खोला तो उसमें एक अजीब सी गंध आ रही थी। उसे शक हुआ और उसने खाना नहीं खाया। वो टिफिन को फेंक दिया। विशाली ने बाद में बताया कि उस खाने में उसने पॉइजन मिला दिया था, लेकिन उस दिन भी वो बच गया। फिर 29 दिसंबर 2018 को बड़ी धूमधाम से विशाली ठाकरे और जगदीश सालुंखे की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों हिल स्टेशन घूमने गए। जगदीश इस शादी से बहुत खुश था और उसने विशाली के सारे गिले शिकवे भूलकर जीवन को सकारात्मक रूप में देखा। लेकिन विशाली इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। विशाली ने शादी को सिर्फ एक समझौता मान लिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका व्यवहार बदलता गया। वो जगदीश और उसके परिवार वालों से लड़ाई करने लगी। जगदीश के परिवार वालों ने उसे अलग रहने की सलाह दी और इस पर जगदीश ने उसी कॉलोनी में किराए पर एक फ्लैट ले लिया, जहां वो विशाली के साथ रहने लगा। विशाली को घर गृहस्थी से कोई लगाव नहीं था। वो चाहती थी कि उसे कोई न रोके और न टोके। नए घर में आकर वो पूरी तरह से आजाद हो गई। वो दिन भर मोबाइल पर बातें करती रहती थी और जब जगदीश ने इस पर आपत्ति जताई तो वो उससे झगड़ने लगती थी। एक दिन विशाली बहुत खुश थी। उसने जगदीश से प्यार भरी बातें की और उसके खाने में पॉइजन मिलाकर उसे दिया। खाना खाने के बाद जब जगदीश सोने गया तो उसका मन बेचैन हो गया। इससे पहले कि जगदीश उठकर बाथरूम में जाता, वैशाली ने उसके गले में नायलॉन की रस्सी डालकर पूरी ताकत से उसका गला घोंट दिया। और जब वैशाली को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि उसका पति मर चुका है, तब उसने रोने धोने का ड्रामा करते हुए जगदीश के मामा नंदलाल सौदा को फोन किया था। वैशाली ने परिवार वालों और पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। शादी से मुक्ति पाने की कोशिश में विशाली अब ऐसी खाई में गिर चुकी थी जहां से उसका बाहर निकलना नामुमकिन था। जगदीश की बेगुनाही और उसकी बेमौत मौत ने यह साबित कर दिया कि विशाली के मन में इस रिश्ते के लिए कोई सच्ची भावना नहीं थी। जब पुलिस ने विशाली के बयान के आधार पर जांच की तो उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। धारा 302 के तहत उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि रिश्ते में सच्चाई, विश्वास और समझ जरूरी है। जब एक तरफा प्यार और दबाव रिश्ते को बोझ बना देते हैं तो अंत में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। यही हुआ और एक जीवन की खुशी दूसरी की त्रासदी में बदल गई।